नमस्कार बच्चों। आज हम आलेख लेखन के विषय में जानेंगे। हम वीडियो में जानेंगे कि आलेख लेखन होता क्या है, आलेख किसे कहते हैं, आलेख के कितने अंग होते हैं या उसको लेखन शैली उसकी कैसी होती है और उसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे आलेख के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम आलेख शब्द की बात करते हैं। तो आलेख शब्द आ उपसर्ग और लेख शब्द से बना है। लेख शब्द का अर्थ होता है हम किसी विषय के ऊपर जब अच्छी तरह अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेख कहते हैं। और जब हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा एक विशिष्ट अर्थ ले लेता है और आलेख का अर्थ बन जाता है। सामान्यतः हम इसका अर्थ मानते हैं कि आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। यह एक प्रकार का लेख ही होता है, पर इसमें प्रयुक्त आ उपसर्गी से थोड़ा विशिष्ट बना देता है। विशिष्ट इस अर्थ में कि ऐसा लेख जो सर्वांगपूर्ण एवं सम्यक हो उसे आलेख कहा जाता है। सर्वांगपूर्ण का मतलब होता है कि हम उस विषय के सभी पहलुओं के ऊपर विचार करते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से विचार विमर्श उसके ऊपर किया जाता है। अर्थात जब हम विचार प्रस्तुति करेंगे उस विषय के ऊपर तो उस विषय के हर पहलू को हम नज़र में रखते हुए अपनी बातें लिखेंगे। किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहे। जैसे चेन होती है, चेन के अंदर कड़ियाँ होती हैं तो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती हैं। उसी प्रकार हमारे वाक्यों के अंदर जो हम विचार व्यक्त कर रहे हैं वो विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। हम जब एक वाक्य पढ़ें और उसके बाद दूसरा वाक्य पढ़ें तो उनके बीच में हमें कहीं कोई गैप नज़र ना आए, अर्थात कहीं पर कुछ ऐसा महसूस ना हो कि कुछ छूट रहा है, कोई बात और इसके अंदर आनी चाहिए थी बीच में। अगर ऐसा लगता है तो वो श्रृंखलाबद्ध नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से हम विचार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और उसमें हमें मज़ा नहीं आएगा, ना किसी पाठक को मज़ा आएगा। तो हमें अपने विचारों को इस प्रकार एक दूसरे से जोड़े रखना है ताकि कहीं पर भी कोई ऐसा कुछ छूटा हुआ सा नज़र ना आए और विचार एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। फिर एक शब्द आया इसमें तर्कपूर्ण मतलब लॉजिकल थिंकिंग के साथ हम बात करें। हम जो भी बात कहें उस विषय के ऊपर बिल्कुल लॉजिकल बात करें, बिल्कुल तर्कपूर्ण बात करें, कोई अनर्गल बात या कोई बकवास उसमें ना लिखें फालतू की। और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति भी आलेख है। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है विश्लेषण करना, मतलब अच्छी प्रकार विचार विमर्श करना, खूब मन से उसके ऊपर विचार करना, हर पहलू के ऊपर सोच विचार करना, तो वो होता है विश्लेषण करना। हम जब पूरी अच्छी तरह से किसी चीज़ को वर्णन करते हैं तो वो विश्लेषण कहलाता है। तो आलेख में सीधी सी बात क्या है कि किसी भी विषय के ऊपर आपको बिल्कुल गहन विचार विमर्श करना है और अच्छी तरह हर पहलू को नज़र में रखते हुए उसके बारे में हमें सब कुछ बताना है। साथ में हमें इसमें तथ्यों की जानकारी ज़्यादा देनी है, घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं, तथ्यों की जानकारी दे सकते हैं, या हम इसमें आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें कल्पना का बहुत कम उपयोग होता है या नहीं भी होता। बिना कल्पना के हमें बिल्कुल सच्ची जानकारी या सच्ची बातों का ही इसमें जिक्र करना है। कोई ऐसे कल्पनाशील बातों का हमें इसमें उपयोग नहीं करना है। अब आलेख के विषय क्या होते हैं। आलेख लेखन महत्वपूर्ण लोगों, समसामयिक घटनाओं, ज्वलंत विषयों या सामाजिक समस्याओं या महत्वपूर्ण घटनाओं अथवा अवसरों पर लिखा जाता है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण लोग आप लोगों को दिख रहे हैं। महात्मा गांधी के ऊपर आलेख लिख सकते हैं, अमिताभ बच्चन के ऊपर, सचिन तेंदुलकर के ऊपर, दिवाली के त्यौहार के ऊपर, या अन्य ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं जिनके ऊपर हम आलेख लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आलेख के अंग कितने होते हैं या आलेख लेखन में हमें किन अंगों का ध्यान रखना होता है। प्रमुख रूप से आलेख लेखन के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है भूमिका, फिर उसके बाद है विषय का प्रतिपादन, फिर उसके बाद है तुलनात्मक चर्चा और अंतिम अंश है उसका निष्कर्ष या सारांश। तो इसमें शीर्षक के अनुकूल सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है जो बहुत लंबी न हो, और साथ में भूमिका में हम उस विषय के महत्व के बारे में बताएंगे या उस विषय से संबंधित बातें कुछ बताएंगे। और उसके बाद विषय के प्रतिपादन में हम उस विषय का अच्छे से गहन विचार करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे कि ये किस के अंतर्गत आता है। ये हम अपने मन में सोचेंगे कि ये किस विषय के अंतर्गत आएगा, सामाजिक समस्या है या कोई महत्वपूर्ण लोगों के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये हम अपने मन में सोचेंगे। फिर उसके बाद आकार निश्चित करेंगे कि हमें कितने आकार में वो आलेख लिखना है। हम परीक्षा के संबंध में देखें तो परीक्षा के संबंध में हम 1 से 1.5 पेज के अंदर ही आलेख खत्म करेंगे। और रूप एवं क्षेत्र आते हैं कि किस क्षेत्र का आलेख है ये,
तो जिन्हें क्रम से लिखना अति आवश्यक है। तो मूल रूप से हम क्या समझते हैं कि आलेख लिखने में हमें जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि पहले भूमिका बना देंगे, उसके अगले पैराग्राफ में हम विषय का प्रतिपादन कर देंगे, विषय के ऊपर गहन विचार करेंगे, हर पहलू के ऊपर अच्छे से विचार करेंगे और हमारे जो विचार होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, तर्कपूर्ण होने चाहिए और कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि हम उसमें कुछ उलझन पैदा कर रहे हैं। विचारों में हमारे उलझन नहीं होनी चाहिए, साफ स्पष्ट शब्दावली और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो और हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हों। उसके बाद फिर आता है तुलनात्मक चर्चा। कुछ आलेख ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक पुरानी स्थिति से नई स्थिति के साथ तुलना करनी पड़ती है, या कुछ दो विषयों के बीच में तुलना करनी पड़ती है, या दो समस्याओं के बीच में तुलना करनी पड़ती है, या दो घटनाओं के बीच में तुलना करनी पड़ती है। तो ऐसे वहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद हम अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अभिप्राय क्या हुआ कि हम उसमें सारांश बता देते हैं, हम उसमें पूरे आलेख का एक निचोड़ दे देते हैं, उसमें हमें जो संदेश उस आलेख के माध्यम से देना होता है वो संदेश हम उसमें निष्कर्ष के अंदर लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि हमें 1.5 पेज तक का आलेख लिखना है। सबसे पहले एक पैराग्राफ भूमिका का, दूसरा उसके ऊपर विचार विमर्श करना है पूरा अच्छे से, और तीसरे पैराग्राफ में हम निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम 4 पैराग्राफ बनाते हैं तो दूसरा तुलनात्मक चर्चा का हो जाएगा और चौथा जो है वो हमारा निष्कर्ष का हो जाएगा। अब आलेख लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले है किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचार परक होनी चाहिए, तो उसे हम आलेख कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वांगपूर्ण जानकारी मतलब उसके विषय में हम जितना गहन अध्ययन कर सकते हैं, जितना गहन हम विचार कर सकते हैं, उतना गहन हमें विचार करना है। अर्थात पूरा सब कुछ हम जो भी बता सकते हैं उस विषय के बारे में, हमें सभी पहलुओं को नज़र में रखते हुए वो हमें जानकारी दे देनी है। और तथ्यात्मक होना चाहिए, कल्पना का कोई काम नहीं है, तथ्यात्मक होना चाहिए। आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हो तो आंकड़े प्रस्तुत करिए, या अगर आप जानकारी दे सकते हो, कोई उस विषय में गहन जानकारी दे सकते हो तो वो जानकारी दीजिए। तो आपको कल्पना का उसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। विचार प्रस्तुत करने हैं अपने, जितना हो सके उतना अच्छे से आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें। साथ में जैसे आंकड़ों की मैं बात कर रहा था अभी, या तथ्यों की बात कर रहा था, तो मान लीजिए हमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित या फिर हमें स्वच्छता अभियान से संबंधित मान लो कोई आलेख लिखना है, तो हम उसमें बताएंगे कि 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। इसमें बहुत सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस अभियान से जोड़ा गया था और उनसे विनती की गई थी कि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करें और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। तो ये हो गई भूमिका, और उसमें कुछ तथ्य जानकारी हमने दी कि स्वच्छता अभियान की प्रारंभ कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को, और किस अवसर पर किया गया था, महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। और फिर हम उसमें बताएंगे कि इस अभियान को 2019 तक चलाया जाना था, लेकिन अभी भी इस अभियान को पूर्ण रूप नहीं दिया गया है, बल्कि आज भी ये अभियान जारी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर स्वच्छता नाम मात्र की देखी जा रही है या स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें प्रतिदिन अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। ऐसे हम पूरे अच्छे से उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, तथ्यों की जानकारी देंगे, कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, किसी स्थान का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन कहानी इत्यादि हम इसमें नहीं सुनाएंगे कोई भी। फिर दूसरा है इसकी विशेषता कि आलेख का आकार संक्षिप्त होता है। आलेख का आकार संक्षिप्त होता है, अर्थात जो अखबार वगैरह में छपते हैं आलेख, वो अधिकतम जो है आधा पेज या 1 पेज आलेख मैक्सिमम होता है। उनकी शब्द सीमा हो सकती है 2000 के आसपास शब्द हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो शब्द सीमा है वो अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्दों से 200 शब्दों तक होती है।
तो इसलिए हमें 1 से 1.5 पेज के अंदर अपना आलेख समाप्त कर देना है। तो संक्षिप्त आलेख लिखना है, सार रूप में हमें सारी कुछ बातें बतानी हैं, गहन विचार जरूर करना है, सभी अंगों के ऊपर, सभी पहलुओं के ऊपर विचार जरूर करना है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा करके या लंबा चौड़ा नहीं लिखना है कि जिससे हमारा जो आलेख है वो बोरियत पैदा करने लगे, या उससे जो विचार हैं वो उलझ जाएं हमारे अपने आप ही में। तो तीसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे विचारों और तथ्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, जानकारियाँ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और विचार क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत होने चाहिए। एक विचार दूसरे विचार के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब हम एक वाक्य को पढ़ें और उसके बाद दूसरे वाक्य को पढ़ें तो दोनों वाक्यों के बीच में कुछ गैप नज़र नहीं आना चाहिए, अर्थात उसके अंदर कुछ ऐसा नज़र ना आए, ऐसा समझ में ना आए कि ये कुछ छूट गया है यहाँ पर, या यहाँ पर कुछ और बात यहाँ लिख देनी चाहिए थी, या इसके बारे में हमें कुछ और बताना चाहिए था, तो ऐसा ना हो। तार्किक रूपरेखा के तहत आलेख श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए और विषयांतर से बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तार्किक रूपरेखा के हम बारे में बात कर चुके हैं कि तर्कपूर्ण हमें विचार अभिव्यक्त करने हैं अपने, हमारे विचार बिल्कुल तर्कपूर्ण होने चाहिए। कोई कल्पना शक्ति का हमें प्रयोग नहीं करना, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी, जो भी बातें करें बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग के साथ करें, लॉजिकल बातें करें बिल्कुल, अर्थात जो संभव हो सकती हैं, जिसके पीछे कोई तर्क होता है, ऐसे ही हमें विचार प्रस्तुत करने हैं। और श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और अब है मेन बात, इसमें क्या है, विषयांतर से बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। विषयांतर से बचने का यथासंभव प्रयास अर्थात हमें भटकना नहीं है। हम किसी विषय के ऊपर विचार करें तो उसके सभी पहलुओं के ऊपर विचार जरूर करें, लेकिन अपने विषय से ना भटकें। जैसे मान लीजिए हम नारी सशक्तिकरण के ऊपर आलेख लिख रहे हैं, हमने शुरुआत में नारी सशक्तिकरण का महत्व बता दिया, नारी शक्ति का समाज में क्या महत्व है वो बता दिया, भूमिका हो गई। उसके बाद विचार प्रस्तुतिकरण हुआ, तो विचार प्रस्तुतिकरण में हम बता रहे हैं कि नारी की जो स्थिति है वो आज भी समाज में बहुत सारे स्थानों पर दयनीय है, उनके साथ आज भी अच्छी तरह व्यवहार नहीं किया जाता या उनका आदर सम्मान नहीं किया जाता, बहुत सारी दुर्भावनाएं लोगों के मन में हैं। तो ऐसे ऐसे बात करते करते हम बताएंगे कि नारी सशक्तिकरण तब तक वास्तविक रूप में नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक नारी अच्छी शिक्षा प्राप्त ना करे या उच्च शिक्षा प्राप्त ना करे और उनको शिक्षा का अधिकार ना मिले। और उसके उपरांत हम मान लो भटक जाएं विषय से और हम बात करने लगे, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार आज भी उतना अच्छा नहीं है और शिक्षा की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। गाँव में जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनमें शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो शिक्षा में बहुत अधिक धन कमा रहे हैं, इसलिए गरीब बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाते। तो हम भटक गए विषय से, क्योंकि हमारा विषय क्या था, नारी सशक्तिकरण, और हम उसको ले चले कहाँ पर, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो कमियां हैं उनकी ओर। तो हम वहाँ पर विषय से भटक गए। हमें विषय वहीं पर कहाँ पर रोक देना चाहिए था, जब हम ये कहते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही नारी सशक्तिकरण हो पाएगा, और उसके उपरांत हम दूसरे पहलू के ऊपर विचार करते उसी के, हम एक ही पहलू को इतना लंबा ना खींचें कि हम कहीं पर भटक जाएं। तो ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद आलेख की भाषा जो है आम सरल बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, उसमें कहीं पर भी बोरियत महसूस ना हो। कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अगर कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बोरियत होगी ही होगी, और भाषा कठिन होगी तो वो रोचक नहीं रहेगी, आकर्षक भी नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है। एक शब्द है इसमें बोधगम्य, बोधगम्य का मतलब होता है एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाए। जो एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हम जैसे 3 या 4 पैराग्राफ उसके आलेख के बनाएंगे, 4 पैराग्राफ से ऊपर हम आलेख नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखें बच्चे कि 4 पैराग्राफ से हम ऊपर आलेख नहीं लिखेंगे। तो 4 पैराग्राफ अगर हम बनाते हैं तो प्रत्येक पैराग्राफ में एक ही भाव को व्यक्त करने की कोशिश करें। हम उसमें उलझे ना, या खुद भी ना उलझें और दूसरों को भी ना उलझाएं। तो हम ऐसे विचारों को एक दूसरे से बिल्कुल अगर जोड़ करके चलेंगे तो एक पैराग्राफ में एक ही भाव व्यक्त होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। उसके बाद है आलेख की समाप्ति करते समय समग्र लेख का निचोड़ एवं सारांश प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त कर देना चाहिए। तो आलेख की जब हम समाप्ति करेंगे और अंतिम जब गद्यांश लिखेंगे तो अंतिम पैराग्राफ में हम एक तरह से पूरे आलेख का एक निचोड़ प्रस्तुत कर देंगे, एक सारांश बता देंगे, अर्थात जो हम संदेश देना चाहते हैं उस आलेख के माध्यम से वो संदेश हम इस निष्कर्ष वाले भाग में देंगे। अच्छे आलेख के गुण क्या क्या होते हैं?
तो एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नवीनता होनी चाहिए। जैसे आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर बहुत बार निबंध और बहुत सारे ऐसे आलेख या फीचर लिखे जा चुके हैं, और इंटरनेट पर भी बहुत कुछ सामग्री हमें उपलब्ध हो जाती है उन विषयों से संबंधित। लेकिन हमें जब आलेख लिखना है तो उसमें हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देनी है। बेशक हमने पढ़ा हो, इधर उधर से सामग्री हमारे पास दूसरे स्थानों से ही हमने प्राप्त की हो, लेकिन जब हम उसको अपनी भाषा में पिरो करके जब लिखेंगे तो ये वो विचार हमारे खुद के हो जाएंगे, और उस वक्त उसके अंदर कुछ नवीनता, कुछ नयापन आएगा। अगर हम एक ही बात को बार बार दोहराते रहेंगे या पुरानी बहुत सारी जो बातें जो चली आ रही हैं उस विषय के संबंध में उसी को दोहराते रहेंगे तो उसमें कुछ नवीनता नहीं रहेगी, कोई ताजगी नहीं रहेगी। फिर अगली विशेषता है एक अच्छे आलेख की कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। प्रारंभ से लेकर के पहले वाक्य से लेकर के और अंतिम वाक्य तक पाठक की जिज्ञासा निरंतर बनी रहनी चाहिए। अगर हम उसकी जिज्ञासा को बना रखे सके तो तभी वो हमारे आलेख को अच्छे से पढ़ेगा और तभी हमारा आलेख जो होगा वो अच्छा माना जाएगा। तो इसलिए उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, और जिज्ञासा उत्पन्न तभी होगी जब हम कुछ नवीनता दिखाएंगे, कुछ नयापन दिखाएंगे अपने आलेख के अंदर। नयापन का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ नए विचार प्रस्तुत करेंगे, अपने खुद के कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। विचार इतने स्पष्ट और सरल हों कि पाठक उनको पढ़ता चला जाए। हाँ, विचारों में अगर उलझन होगी या कठिन भाषा का आपने प्रयोग किया तो पाठक उसको बीच में छोड़ देगा या 2-3 लाइनें पढ़ के छोड़ देगा। तो हमें क्या करना है, अपने विचारों को बिल्कुल स्पष्ट और सरल रखना है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना है, कठिन शब्दावली का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। हाँ, अगली बात वही आ गई कि भाषा सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, उसमें कहीं कठिनता नहीं होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अगर बार बार दोहराएंगे तो सीधी सी बात है, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो अगर हम बार बार एक ही बात को दोहराएंगे तो उस स्थिति में जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो ये सोचेगा कि मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, फालतू में बेमतलब इस आलेख को खींचे जा रहा है ये बच्चा, और इसको आता जाता कुछ नहीं है, इसको विचार प्रस्तुतिकरण नहीं आ रहा है और एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है सिर्फ सिर्फ उसको थोड़ा सा लंबा दिखाने के लिए, तो ये मेरा बेवकूफ़ बना रहा है। और फिर उसको गुस्सा आएगा और वो गुस्सा सारा आपके ऊपर उतरेगा और आपको कम से कम नंबर दे के जाएगा वो। तो इसलिए एक ही बात को हम दोहराएंगे नहीं बिल्कुल भी। आलेख में कथा शैली का प्रयोग न करके विवेचन या विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि हमें कोई कहानी की तरह उसको नहीं सुनाना है, कहानी की तरह उसको प्रस्तुत नहीं करना है, या कोई कहानी सुनानी भी नहीं है, उसमें कोई कहानी नहीं लिखनी है उसके अंदर, बल्कि हमें क्या करना है, उसके ऊपर विवेचन करना है। विवेचन करने का मतलब क्या है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, अपने विचारों को प्रकट करना। उस विषय के ऊपर हमारे खुद के क्या विचार हैं, हम क्या सोचते हैं उस विषय के बारे में, वो हमें वहाँ पर प्रकट करना है। प्रायः आलेख ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों और अवसरों पर लिखे जाते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी दोबारा ध्यान रखने के लिए हमने इसमें लिख दिया है। अब है आलेख के उदाहरण। ये 2 उदाहरण मैं इसमें दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है बढ़ती आबादी, देश की बर्बादी। ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि काफ़ी 2-3 पैराग्राफ हैं इसमें भी। तो सबसे पहले इसकी भूमिका, पहले पैराग्राफ में भूमिका बता दी गई, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में उसका विवेचन किया जा रहा है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में भी उसके ऊपर तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, और चौथे में उसका निष्कर्ष दिया जा रहा है। ये देखिए अंतिम पैराग्राफ जो है ये एक निष्कर्ष के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से रोक करके, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमें आलेख लिखना कैसे है। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिंपल एक लेख की तरह ही है, बस थोड़ा सा हमें इसमें अपने खुद के विचारों को अभिव्यक्त करना है और बिल्कुल तरीके से अभिव्यक्त करना है। एक और है ये आलेख का उदाहरण, शेर का घर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ यहाँ पर एक आलेख प्रस्तुत किया है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एक शब्द लिखा हुआ है ये 290 है, ये हिंदी के उसमें फ़ॉन्ट में आ गया है, तो 290 ये शब्द है। ये आप रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ पर इसका समाप्ति होती है।
तो अब है प्रश्नाभ्यास के कार्य। प्रश्नाभ्यास में आप लोग कुछ प्रश्न इसमें से ढूंढिएगा। सबसे पहले तो निबंध एवं आलेख में क्या अंतर है इसके बारे में खोजिएगा। निबंध जो है वो थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूँ। निबंध होता है वो भी विचारों की प्रस्तुतिकरण होता है उसमें भी, और आलेख में भी विचारों की प्रस्तुतिकरण होती है। लेकिन निबंध में हम क्या कर सकते हैं, कुछ उदाहरणों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ घटनाओं को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी कहानियों के विषय में भी बात कर सकते हैं, कुछ कविताओं को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपने विचारों को हम क्रमबद्ध तरीके से बहुत लंबा चौड़ा उसके विस्तार से हम उसमें विवेचन करते हैं। परंतु आलेख का जो रूप होता है या आकार होता है वो निबंध से काफ़ी छोटा होता है। उसमें हमें संक्षेप में अपने विचार अभिव्यक्त करने होते हैं, इसलिए हम उसमें कोई कहानी, कथा या कविता वगैरह शामिल नहीं करते। हाँ, छोटी मोटी सूक्तियाँ या कहावतें हम उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक नहीं। आलेख के शुरुआत में या अंत में हम कोई छोटी मोटी कहावत या कोई कहानी का कोई नहीं सॉरी कोई छोटी मोटी कहावत या सूक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु बीच में हम कोई कहानी या सूक्ति या कहावत वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो निबंध और आलेख में एक तो आकार का अंतर हो गया, दूसरा सामग्री का अंतर हो जाता है। तीसरा है आलेख किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आलेख किसे कहते हैं। तो आलेख जो है वो जब हम किसी विषय के ऊपर अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो वो आलेख कहलाता है। और आलेख लेखन के प्रमुख अंग क्या क्या हैं ये आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आलेख लेखन में ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें ये आप नोट कर लीजिएगा और साथ में याद कर लीजिएगा। साथ में आलेख लेखन की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए ये भी आप इसमें देख लीजिएगा। मैंने बता भी दिया, सरल आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना है, कठिन भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, रोचक और आकर्षक भाषा का इस्तेमाल करना है। तो ये इसके भाषा के गुण हो गए। एक बात ध्यान रखेंगे कि हमारे पास परीक्षा में आलेख किसे कहते हैं, एक अच्छे आलेख के क्या गुण होते हैं, या आलेख किन विषयों पर लिखा जा सकता है, ऐसे प्रश्न भी आएंगे और साथ में आलेख लिखने के लिए भी आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोगों को आलेख लेखन के संबंध में पूरे अंक प्राप्त हों, इसी आशा के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।